everyone, welcome back to my classes. So guys, how are you all? Holi is around the corner and even exams are high mode on. मुझे पता है कुछ बच्चों के तो एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, लेकिन some of them are still struggling, है ना? तो चलो अभी हम आज स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. मतलब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है. क्विकली रिवाइजिंग विद द फैक्ट, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ट्रांसक्रिप्शन में हम बेसिकली डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, डीएनए टू आरएनए. ठीक है, तो जब डीएनए हमारा आरएनए में बन रहा है तो उसको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए के ही एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट रख के आरएनए के सीक्वेंसेस कोडिंग के हिसाब से कोड करती है. राइट, अब आपको मेरी ये लैंग्वेज समझ में आ रही होगी पास्ट प्रीवियस लेक्चर्स देखने के बाद. ठीक है, अब दिक्कत क्या है कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन. प्रोकैरियोट्स में बेटा क्या होता है ना, वो बड़े इजी टू गो होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती उनमें, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, एक जीन भी मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए कोड कर देगी तो भी चल जाएगा और उसमें बहुत ही कैजुअल तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, सिंस उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में ना काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं. तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है यूकैरियोट्स में, ये थोड़ा सा लेंदी है. अब कैसे? बेसिक चीज़ वही रहेगी कि आरएनए पॉलीमरेज आएगी, वो प्रोमोटर से बाइंड करेगी, उसको सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करेगा, वो फिर आगे प्रोग्रेस होगी, ट्रांसक्राइब होगा, फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा, वो सब चीज़ें सेम रहेंगी. बट डिफरेंसेस क्या आते हैं आइए देखते हैं एक बार. ठीक है, इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, लिखा है ना, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस. सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 होंगे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए. अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि प्रोकैरियोट्स में ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कुछ ऐसा खास डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं होता, क्योंकि याद है हमने 9th क्लास में पढ़ते आए हैं हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस. तो प्रोकैरियोट्स में हम कहते हैं कि न्यूक्लियोइड है. करेक्ट, वी से दिस इज अ न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब जिसके बाहर प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं है जेनेटिक मटीरियल को एनक्लोज करने के लिए. ओके, so we have 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to RNA polymerase found in the organelle. There is a clear cut division of labor. बहुत easy distribution है of labor. ठीक है, आराम से आप क्या बोलते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेसेस हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसीजर्स हैं, वो तीनों एंजाइम्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझते हैं ना, अपना काम बांटना, अपना काम आसान करना. जो काम एक बंदा करता है उसी को 3 लोग करें, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर. तो सिमिलरली जो काम प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज कर रही थी, यहाँ पे 2 करेंगी, 3 करेंगी, सॉरी. देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर. आरएनए पॉलीमरेज 1 transcribes rRNAs. Transcribes rRNAs. Which rRNAs? कौन से राइबोसोमल RNA? 28S यूनिट वाले, 18S यूनिट वाले, 5.8S यूनिट वाले. प्लीज इसको मार्क कर लो कि आरएनए पॉलीमरेज 1 कौन कौन से आरएनए को ट्रांसक्राइब करती है. तो आरएनए पॉलीमरेज 1 राइबोसोमल आरएनए बनाती है जिसके अंदर ये वाले सब यूनिट्स होते हैं. ठीक है, whereas आरएनए पॉलीमरेज 3 is responsible for transcription of tRNA, 5S राइबोसोमल आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस. ये वाले आरएनएस बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प करती है. अब देखो ये तो यार आपको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नथिंग एज सच कि इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट हो, बिकॉज कौन सी एंजाइम क्या बना रही है ये तो उसकी अपनी स्पेशलिटी है. And RNA polymerase 2 transcribes precursor of mRNA, that is heteronuclear RNA. तो इस सेंटेंस से हमें ये बात पता चल रही है कि जो mRNA है वो डायरेक्टली नहीं बनता, वो किससे बनते हैं? हेटेरोन्यूक्लियर RNA से. पहले जो हमारा RNA पॉलीमरेज है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें RNA पॉलीमरेज 2, वो एक्चुअली हेटेरोन्यूक्लियर RNA बनाता है, विच इज अ काइंड ऑफ इमेच्योर RNA. बाद में वो आरएनए मैच्योर होता है और जब वो साइटोप्लाज्म तक आ जाता है तो हम उसे एमआरएनए कहते हैं. ये तो न्यूक्लियस में ही बना है. ठीक है, ये स्टेप भी मैं आपको भी बताऊंगी. सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स. ठीक है, एंड आर नॉन फंक्शनल. तो जो हमारा ये प्राइमरी आरएनए प्राइमरी हमारा ये बनता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट, इससे डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू जो सबसे पहले बनता है,
इसके अंदर एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं और इसीलिए ये नॉन फंक्शनल होता है। तो हमें उसमें एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग क्या है? स्प्लाइसिंग एक प्रोसीजर है जहां पे इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि इजीली आप उसकी कोडिंग कर सको, ठीक है, उसको आप ट्रांसलेट करके प्रोटीन बना सको। Whereas introns are removed and they are joined. तो heteronuclear RNA undergoes additional processing like capping and tailing. स्प्लाइसिंग के बाद उसके अंदर और दो प्रोसीजर होते हैं, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। वो क्या होता है? कैपिंग में एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, एक अलग न्यूक्लियोटाइड, कौन सा? मीथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के 5th एंड पे अटैच कर देते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल, जो बाकियों में नहीं होता, ठीक है। और टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 दे आर एडेड एट 3 एंड इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, और 3 एंड पे ये ऐड कर देते हैं। तो इसे कह दिया जो 5 एंड पे ऐड हुआ कैपिंग, और जो वो टेल बनी टेलिंग। एडिनाइलेट के कुछ रेसिड्यूज हैं वो टेल लाइक स्ट्रक्चर में ऐड होते हैं तो हम उसे टेलिंग कह देते हैं। इट इज अ फुली प्रोसेस्ड हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, जिसे अब हम एमआरएनए कहते हैं, जब उसके अंदर स्प्लाइसिंग, जब उसके अंदर कैपिंग, जब उसके अंदर टेलिंग हो चुकी है, नाउ वी विल कॉल इट एज एमआरएनए, करेक्ट। दिस इज ट्रांसपोर्टेड आउट टू द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये एमआरएनए हमारा न्यूक्लियस में आएगा, और सॉरी साइटोप्लाज्म में आएगा न्यूक्लियस से बाहर निकल के, और इससे अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, इससे प्रोटीन्स बनते हैं, ओके। ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज का सिग्निफिकेंस अब समझ में आता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट्स प्रोबेबली एक एक्सीडेंट फीचर है जीनोम का। स्प्लिट जीन मतलब एक्सॉन्स इंट्रॉन्स होना। क्या जरूरत थी बाय द वे इंट्रॉन्स की? एक्सॉन्स ही तो कोड कर रहे हैं तो एक्सॉन्स ही रहते हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट क्यों है? स्प्लिट जीन बोलते हैं इसको, ऐसा अरेंजमेंट क्यों है? Presence of introns is reminiscent of antiquity and the process of splicing represents the dominance of RNA world. ये क्या कह रही है लाइन? ये कह रही है इंट्रॉन्स के होने से एक हमारे पास एक्स्ट्रा चीज है जिनोम में, कि अगर मानो जिनोम के अंदर कोई भी वो हो रही है, चेंजेस हो रही हैं, कोई म्यूटेशंस हो रही हैं, तो अच्छी बात है कि वो मैक्सिमम इंट्रॉन्स में ही हो जाए ताकि हमारी डेली लाइफ इफेक्ट ना हो, नहीं बार बार जनरेशन में क्विक चेंजेस ना आए, बहुत एवोल्यूशन स्लो हो, तभी लाइफ लंबी चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है। और प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग जो है, स्प्लाइसिंग का क्या प्रोसेस था? जहां हम इंट्रॉन्स को हटा रहे थे और एक्सॉन्स को सिर्फ लगे रहने दे रहे थे, लेकिन ये हो कहाँ रहा था कि सिर्फ आरएनए में हो रहा है, ये डीएनए में नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये आरएनए का डोमिनेंस है। In recent time, understanding of RNA and RNA dependent processes have assumed more important, क्योंकि वही आगे जाके प्रोटीन में ट्रांसलेट हो रहे हैं। हमारे अंदर डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, तो इसलिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ओके गाइज, तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट, और बिफोर हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि जो कोड डीएनए पे लगे होते हैं वो एक्चुअली कैसे प्रोटीन्स के लिए रीड करते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर गाइस।